प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। आज हम व्यंजन संधि के अंतिम नियमों की ओर प्रस्थान करेंगे। उन नियमों की ओर बढ़ने से पूर्व एक लघु कथा मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। एक बाज का परिवार था। पत्नी सहित 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि बापू हमें आसमान की सैर करवाई जाए। चूँकि पिता थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए बच्चों की यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अकस्मात एक दिन बाज को समय मिला तो पत्नी ने कहा कि क्यों न आज आप बच्चों की उस अभिलाषा को पूरा कर दें। इतना सुनते ही बाज तुरंत हामी भरता है, और जब बच्चों तक यह सूचना पहुंचती है कि आज बापू आसमान की सैर करवाने जा रहे हैं, तो उनके पैरों को पंख लग गए, फूले न समाए, और तुरंत नहा धोकर तैयार हुए। बाज अपने आंगन में दोनों डैनों को फैलाकर दोनों पंखों पर अपने बच्चों को बिठाता है और आसमान की ओर उड़ान भरता है। जैसे जैसे बाज आसमान की अनंत ऊंचाइयों को स्पर्श करता जाता है, वैसे वैसे बच्चे बहुत रोमांचित और गदगद हो उठते हैं, अपने पिता की भरपूर सराहना करते हैं। लेकिन बाज जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने अपने पंखों को धीरे धीरे नीचे की ओर करना शुरू किया। पंख नीचे होने के कारण बच्चों में थोड़ी फिसलन होने लगी, और उस फिसलन के चलते सिहरन उठी, कंपकपी उठी, घबरा उठे। लेकिन बाद में जब अपने पंखों को और नीचे किया, तब तो उनको लगने लगा कि आज मृत्यु साक्षात है। फिर वो अपने पिता को अपनी जिद को कोसने लगे कि क्यों हमने इस प्रकार की नादानी की, क्यों हमने आसमान की सैर कराने की जिद की। पिता बच्चों की सराहना और आलोचना दोनों को इग्नोर करता हुआ लगातार आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरे जा रहा था। अचानक उसने अपने दोनों पंखों को नीचे की ओर समेट लिए। इतना करते ही दोनों बच्चे गिर गए, और गिरने के साथ ही वे भी पंख खोलकर उड़ान भरने लगे, और देखते देखते वे भी अपने पिता के समान आकाश की अनंत ऊंचाइयों का आनंद लेने लगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी भी कोशिश यही है कि आप आत्म सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की इस उड़ान को स्वयं उड़ें। इन्हीं प्रयासों के साथ आइए आज हम व्यंजन संधि के अंतिम नियमों की और आपसे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 4 नियम समझे थे, आज 5वां नियम ले रहे हैं। 5वें नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि जहाँ अनुस्वार लगा है उसके स्थान पर हम म कर देंगे। फॉर उदाहरण कि जैसे उदाहरण है संविधान। संविधान में हम देख रहे हैं कि स वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो जिस वर्ण पर अनुस्वार है उसके तुरंत बाद में प्लस से पहले म का प्रयोग होगा। इसमें भी हलंत अनिवार्य है। तत्पश्चात प्लस के पश्चात जो बचा हुआ शब्द है वो ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। तो संविधान शब्द का विच्छेद हुआ सम प्लस विधान। उसी तरह से दूसरा उदाहरण दिवंगत। दिवंगत में हम देखते हैं कि वह पर अनुस्वार आया हुआ है, तो वह तक का मैटर प्लस से पहले आएगा, और अनुस्वार के स्थान पर हम म का प्रयोग कर देंगे और हलंत लगा देंगे। तत्पश्चात पीछे जो गत बचा वो प्लस के बाद ज्यों का त्यों
रख दिया जाएगा। उसी प्रकार वसुंधरा में हम देखते हैं कि सु पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो वसु तक का मैटर प्लस से पहले आया और अनुस्वार को हटाकर उसके स्थान पर हमने म का प्रयोग किया। तत्पश्चात जो शेष शब्द हैं धरा, वो प्लस के बाद ज्यों का त्यों लिख दिया गया। संकीर्तन में हम देखेंगे कि स पर अनुस्वार आया हुआ है, तो उस अनुस्वार को हटाकर हमने म का प्रयोग किया और प्लस के पश्चात जो शेष शब्द है वो यथावत लिख दिया गया। स्वयंवर में भी हम उसी प्रकार देखते हैं कि य पर अनुस्वार है, तो य तक का मैटर इधर लिखा, प्लस से पहले रखा और जो अनुस्वार है उसको हमने म में परिवर्तित किया, तो स्वयं पीछे बचा वर वो प्लस के बाद वर ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। हृदयम गम में हम य पर देख रहे हैं अनुस्वार, तो य तक का मैटर इधर आ गया और अनुस्वार के स्थान पर म किया, तो बन गया शब्द हृदयम। तत्पश्चात गम शब्द जो है वो प्लस के बाद ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। जिस अक्षर पर वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ है वहाँ तक का मैटर प्लस से पहले आएगा और अनुस्वार के स्थान पर हम म का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात जो शेष शब्द बचा हुआ है उसको हम प्लस के बाद ज्यों का त्यों रख देंगे। अगले उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर में हम देखते हैं थ पर अनुस्वार आया हुआ है, तो तीर्थ का मैटर इधर आ गया और अनुस्वार के स्थान पर म का प्रयोग हुआ। तत्पश्चात कर जो शब्द है वो ज्यों का त्यों रख दिया गया। अंतिम उदाहरण के तौर में हम देख रहे हैं संशोधन। स पर अनुस्वार है, तो उस अनुस्वार के स्थान पर हमने म का प्रयोग किया सम। तत्पश्चात शोधन जो बचा वो ज्यों का त्यों प्लस के पश्चात रख दिया गया। इन नियमों को हमने विद्यार्थियों की ग्राह्य क्षमता के अनुरूप उसको सरलीकरण करने का इसलिए प्रयास किया है ताकि विद्यार्थी बहुत आसानी के साथ, सरलता के साथ इन नियमों को आत्मसात करते हुए, अंगीकार करते हुए इससे संबंधित और दूसरे जो उदाहरण हैं वो आसानी से हल कर सकें। इसी प्रयासों के श्रृंखला में हम छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। छठा नियम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है यह, और मैं चाहूँगा कि इस नियम के साथ विद्यार्थी पूरी शिद्दत और मनोयोग के साथ में श्रवण एवं मनन करें, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम ऐसे देखे गए हैं जिनमें इस उदाहरण से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि श जो षटकोण वाला स है वह अगर है उदाहरण में तो उसके स्थान पर हम स सड़क वाला कर देंगे। ये स से पहले वाला जो भी मैटर आता है शब्द में वो प्लस से पहले रखा जाएगा और इसको हम स को प्लस के पश्चात स में परिवर्तित कर देंगे। और अगर इसके साथ में ठ का भी प्रयोग हो रहा है तो ठ को हम थ के रूप में परिवर्तित कर देंगे। कुछ उदाहरण आप देखिएगा, उम्मीद है बहुत जल्दी आप ग्रहण कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि श यहाँ आया हुआ है, तो इससे पूर्व का जो भी मैटर है वो प्लस से पहले रख दिया जाएगा। तत्पश्चात इस स को हम नियम के अनुसार स में बदल देंगे तो सेक हो गया। दूसरा उदाहरण फिर स आ रहा है यहाँ पर, तो इससे पहले जो मैटर है वो प्लस से पहले आ गया और तत्पश्चात इस स को श में बदल करके विच्छेद किया गया। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ठ वाले उदाहरण विशेष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए उन उदाहरणों पर एक बार दृष्टिपात करें आप कि स इसमें हम देखेंगे कि आधा है, तो आधा सा होने के कारण यह भी आधा ही बनेगा। इससे पहले वाला जो शब्द है वो प्लस से पहले आ गया। आधे वाले षटकोण वाले स को हमने श में परिवर्तित किया। ठ जो है वो हमने थ के रूप में बदला। चूंकि ठ के आ की मात्रा है इसलिए
आ का प्रयोग कर दिया। तो अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद हुआ अनु प्लस स्थान। इसको व्याकरणिक भाषा में अगर मैं प्रस्तुत करता तो कदाचित बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन जाती, जी का जंजाल बन जाती। इसलिए उसको सरलीकरण के लिहाज से ये सब आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला उदाहरण है प्रतिष्ठित। हम देख रहे हैं कि स जो है वो ती से पहले है, तो प्रति तक का मैटर प्लस से पहले आ गया। श आधा है तो यह वाला स भी आधा प्रयुक्त होगा, और थ में बदलेगा। और थ पर छोटी की मात्रा इसलिए आ रही है क्योंकि ठ पर उदाहरण में छोटी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो प्रतिष्ठित का विच्छेद हुआ प्रति प्लस स्थित। उसी अंतर्गत युधिष्ठिर, स से पहले वाला मैटर युधि है, तो युधि प्लस से पहले ज्यों का त्यों आ गया। तत्पश्चात यह आधा है तो यह भी आधा हो गया। थी को हमने थी में बदल दिया और रजित, तो युधिष्ठिर युधि प्लस स्थिर। अंतिम उदाहरण में निषिद्ध वर्ड है। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि सी से पहले नी है तो नी को हमने प्लस से पहले रखा, तत्पश्चात इसको हमने स में परिवर्तित किया और ज्यों का त्यों रख दिया गया। इस नियम के अंतर्गत ये उदाहरण जो है प्राय परीक्षा में पूछा जाता है और इसको लेकर के 4 प्रकार के ऑप्शन रखे जाते हैं और कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे में विद्यार्थी को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि नी जो है उसके बाद में स षटकोण वाला स आ रहा है, तो नी प्लस से पहले तत्पश्चात स आधा है तो ये स आधा हो गया। ठ के स्थान पर हम थ कर देंगे, ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा और र लगा देंगे। ये उदाहरण पर्टिकुलर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए विद्यार्थी इन नियम को विशेष रूप से अपने मानस पटल पर अंकित करें। व्यंजन संधि के हम अंतिम नियम की तरफ आज चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन उस शब्द को कहते हैं कि जिसमें कोई भी वर्ण आधा आया हुआ हो और उस आधे वर्ण के पश्चात तुरंत पश्चात उसी का पूरा रूप मिले, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। बतौर उदाहरण जैसे सचरित्र शब्द है, तो इसमें हम देख रहे हैं च आधा है और च आधे के तुरंत बाद में च का ही पूरा रूप देखने को मिल रहा है। व्याकरणिक भाषा में उसको द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। और बगैर संधि वाले शब्द बहुत सारे हैं, जैसे पक्का, सच्चा, दिल्ली, बिल्ली, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो द्वितीय व्यंजन वाले हैं। लेकिन द्वितीय व्यंजन के जो संधि वाले शब्द हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो द्वितीय व्यंजन में जो भी आधा वर्ण आता है उसको हम प्लस से पहले त में परिवर्तित कर देंगे। सच्चरित्र, इसमें हम देखेंगे कि च आधा है और उसके बाद में च पूरा है, तो यहाँ द्वितीय व्यंजन आ रहा है। चूंकि आधा च है तो उस आधे च के स्थान पर हमने त का प्रयोग किया। बाकी जो चरित्र शब्द है वो प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सच्चरित्र शब्द का विच्छेद हुआ सत प्लस चरित्र। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं यावत जीवन। ज आधा है और उसके तदुपरांत ज का पूरा रूप देखने को मिल रहा है, तो जो आधा ज है उसके स्थान पर हम त का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात जीवन शब्द प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। विद्युल लेखा में हम देख रहे हैं कि ल आधा आया हुआ है, उस ल को हमने त में बदला, फिर लेखा शब्द प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया गया है। उल्लिखित में भी ल आधा है फिर ल पूरा है, तो यहाँ भी द्वितीय व्यंजन है, तो इस ल आधे को हमने त में परिवर्तित किया। फिर लिखित शब्द जो है वो प्लस के पश्चात यथावत रख दिया गया है। सज्जन, इसमें भी ज आधा है फिर ज पूरा द्वितीय व्यंजन है ये भी, तो इसके
द्वितीय व्यंजन के जो आधा वर्ण है ज, उसके स्थान पर हमने सत का प्रयोग किया, त का प्रयोग किया और प्लस के पश्चात जन शब्द ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। उल्लेख के अंतर्गत हम देखेंगे कि ल आधा है, फिर ल पूरा है, तो इस आधे ल के स्थान पर हमने त का प्रयोग किया उत, फिर लेख शब्द प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों। जगत जननी में ज आधा है, उस आधे ज के स्थान पर हमने त का प्रयोग किया, प्लस के पश्चात जननी शब्द को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। हलंत प्लस से पहले शब्द में अनिवार्यतः लगाना ही है। इस उम्मीद के साथ कि ये तीनों नियम आपने बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिए होंगे और जो विद्यार्थी पहली बार संधि करने जा रहे हैं उनको यह कक्षा विशेष रूप से कारगर सिद्ध होगी, और जो विद्यार्थी संधि पूर्व में कर चुके हैं उनको एक नवीन अनुभव की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि व्याकरण की पुस्तकें मैं खुद देखता हूँ, उसमें लंबी चौड़ी परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं के मकड़ जाल में विद्यार्थी उलझ करके रह जाता है, और यहाँ पर पढ़ते जाओ, समझते जाओ और उदाहरण हल करते जाओ। इसी सिद्धांत को लेकर के हमने व्यंजन संधि आपके समक्ष रखी। कल हम संधि के अंतिम सोपान विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। अतः आपसे मैं पुनः गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी इस कक्षा और इस चैनल के लाभों से अवगत करवाएं, ताकि वे भी अधिकाधिक इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद।